Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. First of all guys, thank you so much. आज हमारे 200K सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू ये पॉसिबल हो पाया है। मैं तो बस यहाँ पर टीचिंग करता हूँ, आप लोग ही हो जो इतना सपोर्ट करते हो, इतना लव करते हो, तभी ये जो चीज़ हुई है ये पॉसिबल हो पाई है। सो थैंक यू सो मच गाइस। कभी सोचा नहीं था कि इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बट आज फाइनली हो चुके हैं तो काफ़ी खुशी हो रही है और दुआ करते हैं कि आप लोगों का भी जो आप लोगों का गोल है, जो आपने एम है, आपने जो ड्रीम देखे वो भी आपके भी सपने पूरे हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्लास नंबर 5 और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 और ये है हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। और इससे पहले हमारी क्लास नंबर दिस इज अबाउट में जैसे कि आप सभी को पता होगा, एंड इससे पहले क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 हो चुकी हैं। 1, 2, 3 एंड 4 ये सारी क्लासेस का जो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। अगर नहीं देखा है स्टार्टिंग की क्लास है तो देख लेना, सभी क्लासें काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी एमसीक्यूज के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और अभी आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और अपने मन में सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित होता है। मौजूदा परिस्थिति का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि एट प्रेजेंट चल रही है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि आप अभी फेस कर रहे हो एट प्रेजेंट। तो कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि एट प्रेजेंट चल रही प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी बताया था कि जहां पर भी एट प्रेजेंट लिखा हो, कहीं भी ये बोला जा रहा हो कि मौजूदा परिस्थितियों को ठीक करने की बात की जा रही है, वहां पर हम एक्शन रिसर्च ही टिक करेंगे। और जितने भी आपके रिसर्च टाइप्स होते हैं मैंने इन सभी मेथड्स ऑफ रिसर्च को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। आप लोग यूट्यूब पे भी क्लास अवेलेबल है, आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर रिसर्च मेथड, बस इतना आप लिखना है यूट्यूब पर, मेरी क्लास आ जाएगी जिसमें मैंने सभी टाइप्स के जितने मेथड होते हैं सभी मेथड्स को मैंने विद एग्जाम्पल इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी आपको मेथड्स नहीं पता सभी, तो आप एक बार इस क्लास को देख लेना। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक्शन रिसर्च एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्शन रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिजाइन फॉर यूज बाय टीचर्स टू। यहाँ पर टीचर्स भी इस मेथड को यूज करते हैं। अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन देयर ऑन क्लासरूम। तो हम अपनी खुद की क्लासरूम में जो प्रॉब्लम चल रही होती है, जैसे कोई स्टूडेंट अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है या किसी क्लास को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या एनी अदर प्रॉब्लम, तो ये क्या है हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है जो कि हम फेस करेंगे डेली बेसिस पे। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो भी हम कदम उठाएंगे साइंटिफिक वे में, इसको हम एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। और एक्शन रिसर्च जो है कंपनी में भी, कॉर्पोरेट फील्ड में भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है गाइस। कॉर्पोरेट फील्ड में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहती है। कॉर्पोरेट फील्ड में कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के उस पर काम कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई हो जाती है, या मार्केट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। तो कॉर्पोरेट में भी हम इन चीज का यूज करते हैं और इसके अलावा एकेडमिक्स में भी एक्शन रिसर्च का यूज होता है। और इनफैक्ट जो हमारी दवाइयां बनती है ना, वहां पर भी कई बार हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। सो एक्शन रिसर्च एम्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड देन प्रोड्यूस एन इटरेटिव प्लान ऑफ एक्शन विद स्ट्रेटेजीज टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस। सो गाइस क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य समस्याओं की पहचान करना है, देन उसके बाद फिर सर्वोत्तम अभ्यास के लिए प्रयास करने के लिए रणनीतियों के साथ एक पुनरावृत्त कार्य योजना तैयार करना है। तो सबसे पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, देन उसको सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटेड जो है हमें कदम उठाने हैं। तो इस तरह की कोई रिसर्च करी जाएगी तो इसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। वैसे जनरली जितनी भी तरह की रिसर्च होती है सभी का एम यही होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उसी का सॉल्यूशन जो है हम निकालना चाहते हैं। जनरली सभी तरह की जो रिसर्च होती है सभी का एक ही जो आप कह सकते हैं कि एक ही तरीके का गोल होता है, लेकिन एक्शन रिसर्च जो है पर्टिकुलरली इस बात पे फोकस करती है कि जो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कि आप डेली लाइफ में फेस कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गाइस। अ रिसर्चर attempt to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children, which method of research would be appropriate for this method। तो गाइज जब भी मैंने एक क्लास ली थी, वही सेम बता रहा हूँ मैं, रिसर्च मेथड वाली जब मैंने क्लास ली थी तो वहां पर इन सभी मेथड को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस मेथड में किस तरह की स्टडी को, किस तरह की स्टडी में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, प्लस मैंने एग्जाम्पल भी लिए थे। तो गाइज देखिए, एक तो आपका रिसर्च मेथड एक ऐसा टॉपिक है ना
जिसकी मैं पर्सनली गारंटी ले सकता हूं कि कहीं से कुछ आए ना आए, लेकिन रिसर्च मेथड से जरूर क्वेश्चन आएगा। दैट इज 99.999999% प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहां पे भी आपको रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, रिसर्च मेथड से रिलेटेड, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि चाहे आप कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन रिसर्च मेथड जरूर पढ़ना, इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। तो मैंने इस टॉपिक को बहुत इजी वे में कवर किया हुआ है, यूट्यूब पर ही कवर किया हुआ है। यूजीसी नेट मेंटर लिखना, आगे लिखना रिसर्च मेथड, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है इस तरीके से, तो क्लास आ जाएगी, उसको देख लेना एक बार। सो गाइस यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हिंदी में बोले तो एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवृत्ति पर भोजन करने की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इसके लिए कौन सी शोध पद्धति उपयुक्त होगी? सो यहाँ पर गाइस राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी किसी भी एक ऐसे केस की बात की जाए जहां पर ऑलरेडी चीज हो चुकी है, ऑलरेडी चीज हो चुकी है, अब आप उस पर स्टडी कर रहे हो कि क्या रीजन था, क्यों हुआ, तब उस केस में हम एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का ही यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि यहाँ पर जो आपका एक पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है, वो ये जानना चाहता है कि जब आपको चिंता होती है, आप चिंता प्रवृत्ति में लीन हो जाते हो, आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होती है, उस केस में उसका भोजन पर क्या असर पड़ता है। तो ऐसे में जो ऑलरेडी लोग फैट हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, उन पर स्टडी की जा सकती है कि भाई इन पे क्या असर पड़ा है, ये लोग किस वजह से जो है यहाँ पर दुबले पतले हैं, क्या रीजन रहा है। अच्छा, यहाँ पर पता है एक्स पोस्ट फैक्टो में ऐसा हम क्यों करते हैं कि एक बार चीज हो जाए तब हम स्टडी करते हैं? ऐसे इसलिए करते हैं गाइस बिकॉज हमें, अगर हम पहले ही बता देंगे कि हम आपके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो वो लोग उस तरीके से बिहेव ही नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मोटे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे फैट होते हैं, उन पे स्टडी करना चाहता हूं कि अगर आप फैट हैं तो आपके कॉन्फिडेंस पे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा रहता है, क्या फैट होने का कॉन्फिडेंस लेवल पे असर पड़ता है। तो अगर मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूं तो यहाँ पर ऑलरेडी जो बच्चे फैट हैं मैं उन पर स्टडी करूंगा ना, जो ऑलरेडी बच्चे फैट हैं ना, यहाँ से मैं 100 लोगों को चूज कर लूंगा और उन 100 लोगों को फिर मैं इन पे स्टडी करूंगा, इनका सर्वे या कोई भी क्वेश्चन फिल करवा लूंगा कि आप लोग बताओ कि अगर आप फैट हो तो आपके ऊपर क्या कॉन्फिडेंस, आपका लेवल कम रहता है, ज्यादा रहता है। तो ऐसे में गाइज होता क्या है कि ऐसे में जो रिसर्च है ना वो एक तरीके से सही तरीके से हो पाती है। अब अगर मैं उनको पहले ही बता दूं कि भाई आप पहले एक बार मोटे हो जाओ, फिर हम देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या घटेगा, तो ऐसे में उनको पहले ही पता है कि हम उनके कॉन्फिडेंस लेवल की स्टडी करने वाले हैं। तो अगर वो मोटे भी हो जाएंगे तो भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल का कुछ भी नहीं होगा, अगर पहले जैसा था वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरी कॉन्फिडेंस कोई चेक किया जाएगा। तो वे जो चीजें हैं वो मतलब एक्चुअल जो तरीका है, मतलब जो एक्चुअल रीजन है, जो एक्चुअल उसके पीछे का एक फिनोमिना है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का यूज करते हैं, जहां पर ऑलरेडी चीजें हो चुकी होती हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे बारिश के दिनों में अगर कोई प्लेन क्रैश हो गया तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। अब हम अपनी स्टडी करने के लिए किसी प्लेन को तो क्रैश करवाएंगे नहीं कि एक काम करो, आप एक काम करो 100 लोगों को बिठा लो, प्लेन क्रैश कर दो, मुझे स्टडी करनी है कि भाई बारिश में प्लेन क्यों क्रैश होते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब चीज हो चुकी होगी तब हम स्टडी करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था कि जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो उसको बोलेंगे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो गाइस कोई भी ऐसा केस फंसे जहां पर जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है और अब उसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन में डाल रखी है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च इज ए category of research design in which the investigation start after the fact has occurred without interference from the researcher। researcher जो है उसके interference के बिना ऑलरेडी चीज हो चुकी है, ऑलरेडी अकर हो चुकी है, तब आप स्टडी कर रहे हो, तो उसको कहा जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड ऑफ रिसर्च। चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following arrangement is a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम संभव बनाया जा सकता है? गाइस दिस इज योर प्रीवियस क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर एक अरेंजमेंट है जहां पर बड़े लेवल पर जो है आइडियाज और इश्यूज के बारे में बात की जा सकती है। तो रिसर्च आर्टिकल है तो ऐसा नहीं है, रिसर्च आर्टिकल में जो सिंगल पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बात की जाती है। वर्कशॉप के अंदर भी हम कह सकते हैं लेकिन बड़े लेवल की बातें नहीं होती हैं। कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है बड़े लेवल की बातें होती हैं, बड़ी मीटिंग रखी जाती है। और सिंपोजियम के अंदर भी बड़े लेवल का होता है, लेकिन जनरली सिंपोजियम जो होता है वो कॉन्फ्रेंस से कम रहता है और सिंपोजियम जो है इतना पॉपुलर जो है एज ए मीटिंग के तौर पे नहीं माना जाता।
तो कॉन्फ्रेंस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, सिंपोजियम है और वर्कशॉप एक बार समझ लेते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब है लार्ज ऑफिशियल मीटिंग ऑफन लास्टिंग सेवरल डेज, काफी दिनों तक चल सकती है कॉन्फ्रेंस, एट विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन एक्सेट्रा मीट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो जो इंपॉर्टेंट बातें इनको डिस्कस किया जाता है आइडियाज को लेकर के। सिंपोजियम में क्या होता है, इसके दो मीनिंग है, एक तो ग्रीस की मीनिंग है, ग्रीस के अंदर एक बैंक्वेट हॉल को बोलते हैं जहां पर म्यूजिक चला करके लोग कन्वर्जेशन करते हैं, मजे करते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है दैट इज सोशल गैदरिंग होती है जहां पर फ्री इंटरचेंज होते हैं हमारी आइडियाज। और फॉर्मल मीटिंग भी होती है सिंपोजियम के केस में, और जहां पर कुछ आइडियाज जो है और टॉपिक से रिलेटेड बात की जाती है। तो ये मतलब क्या है कि एक कुछ टाइम का 2-4 घंटे का, एक दिन का होता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस जो है काफी दिन तक चल सकती है। वर्कशॉप की बात करें, सो अ पीरियड ऑफ डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हेन पीपल शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को समझाते हैं, उसको हम वर्कशॉप कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। इन चारों में सप्लीमेंट्री पेजेस का जो है वो काम कौन सा करता है थीसिस में। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, आप आई थिंक आप सभी को पता होगा। यहाँ पर पहला है इसका लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स, ये तो स्टार्टिंग में ही, तो ओपनिंग में ही हो जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट वो ये भी ओपनिंग में ही होता है। कंक्लूजन एंड में होता है, लेकिन इसके भी एंड में एक बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस वाला पेज होता है। सो दिस इज द बिल्कुल एंड वाला पेज जो कि आपके थीसिस में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Bibliography provides detailed citation for success your reference in the paper itself. It's an appendix. The content of the bibliography appendix are determined by the exactly what you research and what you wrote in the paper. तो गाइस जो भी आपने पेपर में लिखा है उसके बारे में बताता है कि आपने चीजों से कहाँ से एज ए रेफरेंस चीजों को यूज किया हुआ है। तो आपने किन किन चीजों को पढ़ा है, कहाँ कहाँ पे आपने रेफरेंस यूज किया है, और जो भी आपने चीजें मेंशन करी हैं कहीं ना कहीं से डेटा आपने लिया होगा, कुछ ना कुछ तो मेंशन किया होगा उसके अंदर। तो उसको जो चीजें आप यहाँ पर बताते हो कि हमने इन चीजों का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। गाइस प्रॉक्सिमल क्या होता है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत समीपस्थ क्षेत्र बनाती है। अब जो हमारे टीचर होते हैं और हमारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट अगर आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र बन रहा है, वहां पर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, आपस में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। वैसे कंफ्यूजन तो क्रिएट हो सकता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता ना। डेवलपमेंट होता है, हमेशा डेवलपमेंट होता है, चाहे टीचर का हो चाहे स्टूडेंट का हो, लेकिन डेवलपमेंट तो होगा ही। 99% केस में तो स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है एट द सेम टाइम। एंड डिस्टोर्शन, तो गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। और जब आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे, जब आप लोग प्रोफेसर बन जाएंगे, तब आप लोग भी इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कि जो चीज़ें हैं एक ही बार में बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए गाइस होता ये है कि जब आप पहली बार टीचर बनते हो, अगर आप पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, तो उस केस में आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हो पढ़ाने का तो आप कर लेते हो, है ना। लेकिन जब आप उसी चीज़ को सेकेंड टाइम करते हो, थर्ड टाइम करते हो, फोर्थ टाइम करते हो, तो उस केस में जो जो जिस चीज़ को लेकर के आप जो टॉपिक आपका है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप मास्टरी हासिल कर लेते हो, फिर आपके लिए बच्चों का खेल हो जाता है। आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ कॉलेज में, मैं बुक भी नहीं उठाता, मैं बुक उठा के भी नहीं देखता। और जब तक कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ना हो, जैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस गिवन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसको सॉल्व कर रहा है मैं, तब तक मैं बुक ही नहीं उठाता। स्टार्टिंग में जो भी चीजें रहती हैं, 3-4 चैप्टर तो ऐसे निपट जाते हैं बिना बुक उठाए, बिना बुक खोले हुए। तो ये क्यों होता है, बिकॉज हम काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, और आपके साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। एक टाइम ये था कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने गया था, तो मेरे मन में ये डर रहता था कि यार कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे क्वेश्चन ना पूछने स्टार्ट कर दें, क्या मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्या मैं बेटर तरीके से पढ़ा सकता हूँ, क्या मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में भी आएगा नहीं आएगा। तो ये डर आपके मन में रहेगा। लेकिन गाइस देखिए, ये डर जो है वो ऑब्वियस सा है, एक जनरल सी बात है, होता है, रहता है। फर्स्ट टाइम जब पढ़ाओगे तो ऐसी चीज़ें नॉर्मल सी रहती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम पढ़ाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपके लिए टफ होती है, वो चीज़ें बहुत आपके लिए ईजी हो जाती है। तो कभी भी घबराएं नहीं, जब टीचर बन जाएंगे, तो जब आप आगे बढ़ते रहेंगे अपनी लाइफ में, विद द टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके अंदर एक तरीके से मास्टरी आएगी, और चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी अपकमिंग डेज में, अपकमिंग ईयर्स में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर था, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, सो गाइस जैसे मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेन किया, ऐसे मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स को डिजाइन किया हुआ है यूजीसी नेट पेपर 1 और कॉमर्स के लिए।
तो इस ऐप का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। और मैं प्लान कर रहा हूँ एक फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने का, फुल फ्लैश 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने का, ताकि आप लोग एक बार उसकी प्रैक्टिस करें, इसको एक बार अटेम्प्ट करें। उसमें इसको मैं खुद डिजाइन करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल करके। गाइस यहाँ पर नंबर सीरीज के आप देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया आपका, और आपका रीजनिंग हो गया, इसके अलावा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। टॉपिक को बहुत ईजी वे में एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट भी है ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर अप किया हुआ है। पेपर 1 ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है, कॉमर्स भी अवेलेबल हो गया, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कंटेंट है। एनटी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीज़ों को कवर किया हुआ है, मतलब कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड आपका क्रैश कोर्स है। 95 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है, एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सो गाइस फिर आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड गाइस 200 के हो चुके हैं आज हमारे, काफ़ी बड़ी फैमिली बन चुकी है हमारी। थैंक यू सो मच। अब इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी बड़ी है मेरे ऊपर। मैं आपको अपकमिंग डेज में और अच्छे से जितना मुझसे हो सकेगा हम यहाँ से आपकी लाइफ में वैल्यू हमेशा ऐड करते रहेंगे, चाहे वो टीचिंग के तरीके से हो या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हो या फिर करियर से रिलेटेड हो। हर तरीके से मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।